हेलो स्टूडेंट्स। तो फंक्शन में अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑन टू इन टू वाला क्लासिफिकेशन कवर कर लिया था। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज वन वन एंड मैनी वन। ठीक है, तो हेडिंग डालें वन वन एंड मैनी वन। कि वन वन फंक्शंस क्या होते हैं और मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक, तो देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ एनी ऑफ y फ्रॉम रेंज हैज मोर देन वन प्री इमेज then it is many one। ठीक, मतलब रेंज में या कोडोमेन में बोल लो, क्योंकि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो रेंज में ना भी हों तो उनकी तो कोई प्री इमेज होगी नहीं, और जो रेंज में होंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो अगर कोई एक भी आदमी ऐसा मिल गया जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है तो वो क्या है, मैनी वन। अदरवाइज क्या है, वन वन। अदरवाइज क्या है, वन वन है। ठीक, कहना क्या चाह रहे हैं, सपोज मान लो ऐसा सीन है। ठीक, मान लो ये इस तरह से कुछ है और ये इस तरह से। ठीक है, मान लो मैंने कहा ये और ऐसा है, और दूसरे में मान लो मैंने कह दिया ऐसा है। ठीक, तो देखो अगर मैं यहां से देखूं कि ये दो एलिमेंट है ना, इसकी कितनी प्री इमेज है, दो, और इसकी कितनी है, एक। तो एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो प्री इमेज है ना, दो प्री इमेज है, तो ये कैसा हो गया, मैनी वन। मैनी वन। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो मैनी टू वन, कि अगर मैनी किसी एक से कनेक्टेड हो, मैनी मतलब एक से ज्यादा, तो इधर में एक से ज्यादा एलिमेंट किसी इधर एक से कनेक्टेड हों तो वो क्या होता है, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हर एक की प्री इमेज एक ही है। ठीक है, तो मतलब इधर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो जिससे दो दो तीर निकल रहे हैं, या मैं कहूं कि हाँ भाई दो तीर निकल रहे हैं। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, दो तीर तो निकल ही नहीं सकते। अगर इधर से दो तीर निकलेंगे फिर तो वो फंक्शन ही नहीं बचेगा। मेरा मतलब है इधर ऐसा भी एलिमेंट आपको कोई नहीं मिलेगा जो दो से कनेक्ट हो रहा हो, है ना, जो दो से कनेक्ट हो रहा हो, या मतलब जिसकी दो प्री इमेजेस हो। ठीक है ना, हर एक का हर एक के साथ कनेक्शन होगा ऐसे। ठीक है ना, मतलब वन टू वन, वन टू वन। तो ये क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, और ये क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। क्योंकि अगर इधर से ऐसे दो तीर निकल गए सपोज, है ना, ये आपको पता है ऐसा, तो ये तो नॉट फंक्शन हो गया, नॉट अ फंक्शन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बताया था ना, सबकी हो एक ही हो तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन है दोनों, हाँ है, लेकिन ये मैनी टू वन कनेक्टेड है, या ये बोल लो कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा प्री इमेजेस हैं तो वो मैनी वन है, और ये वन वन है। ऑन टू और इनटू क्या था, कि जैसे इसमें ये दोनों एलिमेंट छूट गए, कोई ना कोई एलिमेंट छूट गया तो वो क्या, इनटू है। अगर इधर कोई ना छूटता, है ना, मान लो ये भी इससे आ जाता तो वो क्या होता, ऑन टू होता। ठीक है ना, अगर रेंज कोड में बराबर होती वो हम पढ़ चुके हैं। अभी के लिए मैनी टू वन और वन टू वन का मतलब कोई भी सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें, इस सेट में, जिसके पीछे दो तीर निकल रहे हो, है ना, जिससे दो तीर इधर से उधर निकल रहे हो, या जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन। अगर सबकी एक ही प्री इमेज है या किसी की नहीं भी है वो चल जाएगा, बिकॉज वो तो ऑन टू इनटू कैटेगरी है। एक से ज्यादा ना है, नहीं है अगर किसी की भी प्री इमेज, तो वो क्या है, वन वन है। क्लियर है, बस। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगेन भाई वन वन मैनी वन होता क्या है ये हमने देख लिया। अब अल्टीमेटली काम की बात क्या आएगी कि चेक कैसे करना है ना, हाउ टू चेक वन वन मैनी वन। कोई फंक्शन आ गया तो हाउ टू चेक वन वन मैनी वन। तो इसके लिए अपन तीन चार मेथड पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखें, है ना। जैसे सपोज मेथड वन, है ना, मेथड वन जो है ये बोर्ड मेथड है ना। हालांकि अपन जेईई में या अभी जो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे अपने एंट्रेंस के हिसाब से, इससे करने का थोड़ा सा लेंथी ही होंगे।
हमारे पास और बहुत से तरीके होंगे और बहुत सी स्मार्टनेस है, वो हमने ग्राफ और बहुत सारी चीजें देखी हैं, ये आगे पढ़ेंगे कुछ पीरियोडिक ओड इवन ये सब, तो उनसे वन वन मैनी वन पता कर लिया करेंगे। बट ये बेसिक मेथड जो है फंडामेंटल, ये बोर्ड का मेथड है। अगर बोर्ड में वन वन मैनी वन आपको आता है क्वेश्चन, है ना, तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है जी, एंट्रेंस के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। क्या है कि इफ अपन क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, लेट फॉर टू डिस्टिंक्ट x1 एंड x2, हमने दो आर्ग्यूमेंट मान लिए x1 एंड x2, और हमने मान लिया कि f of x1 बराबर f of x2 हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई दो x1 x2 अलग अलग हैं, ठीक, जिसकी जो वैल्यू है f of x1 और f of x2 वो सेम है, वो सेम है। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि फंक्शन मैनी वन है, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, जो भी फंक्शन दिया उसमें x1 रखूंगा, x2 रखूंगा, सॉल्व करूंगा, लास्ट में कुछ रिजल्ट आएगा। अगर मान लो यहां से ओनली ये रिजल्ट आता है कि ओनली x1 बराबर x2 पॉसिबल है, इट मींस क्या हुआ कि हमने मान लिया दो अलग x1 x2 के लिए फंक्शन मैनी वन है, मतलब x वैल्यू सेम आ रही है, तो सॉल्व करा तो पता चला कि वो तो तभी पॉसिबल है जब सिर्फ और सिर्फ x1 बराबर x2 हो, मतलब वो वन वन होगा, मतलब वो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। बट अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी आ गई कि कुछ और भी पॉसिबिलिटी है जिससे वो पॉसिबल हो, x1 बराबर x1 x2 की बराबर ना के अलावा कोई और x1 x2 में रिलेशन आ जाए कि वो पॉसिबल अगर है, ठीक है ना, इफ एनी अदर रिलेशन ऑल्सो पॉसिबल, रिलेशन ऑल्सो पॉसिबल, तब आपको हो गया अच्छा, मतलब कि बिना x1 x2 के भी ये दो वैल्यू बराबर हो सकती हैं, जरूरी नहीं x1 x2 बराबर हो, नहीं है तो भी ये बराबर हो सकती है, इट मींस फंक्शन क्या है, मैनी। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजरल है, ये ऐसे करना है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं करना कैसे। सपोज मान लो क्वेश्चन आ गया, फंक्शन इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, चेक वन वन मैनी वन है ये, ठीक। तो क्या करें, अगेन लेट फॉर x1 x2, है ना, जो कि सेम नहीं है ऑब्वियसली, f of x1 बराबर f of x2, तो मैं बोलूंगा x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 3। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा x2 माइनस 1 इंटू x1 माइनस 3, ठीक। अब देखो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस 3, इधर से आएगा x1 x2 माइनस 3x2 माइनस x1 प्लस 3। देखो 3 से 3 कट गया, x1 x2 से x1 x2 कट गया। यहां से क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ तो 3 टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x2, x1 उधर गया माइनस x2, या उसको इधर ले आए x2 माइनस x1, तो ये आ गया 2 टाइम x2 माइनस x1 बराबर 0। तो ये कब 0 होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 बस तभी ये पॉसिबल होगा। इट मींस ये क्या होगा, इट मींस ये क्या होगा, मैनी सॉरी वन, इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना बोर्ड काइंड ऑफ पैटर्न हो गया। और एंट्रेंस के हिसाब से तो अपन कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूं चुटकी में क्वेश्चन होगा। ये कैसे आपको याद कराओ, याद हो तो मैंने आपको बताया था लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ हमने सीखा था। डोमेन में 3 नहीं आएगा और रेंज में इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 नहीं आएगा। अब ग्राफ या तो इधर और इधर बनेगा या इधर और इधर बनेगा, तो चेक कर लो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1/3। अगर इधर बनता, सॉरी अगर इधर बनता इधर, तो ये वैल्यू जो है ये 1 से ऊपर ही होगी, लेकिन 1/3 है तो ग्राफ इधर होगा, है ना, मतलब एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। अब देखो ये कोई भी ये जो ग्राफ है ये आप देख सकते हो, कोई भी एक इनपुट, कोई भी आउटपुट लो, आउटपुट y उसके करस्पॉन्डिंग एक ही इनपुट है, कोई भी आउटपुट लो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही इनपुट है, कोई भी आउटपुट लो y उसके करस्पॉन्डिंग एक ही इनपुट है। कभी भी दो आपको इनपुट नहीं मिल रहे, एक आउटपुट के करस्पॉन्डिंग 2 इनपुट नहीं मिल रहे। ये भी मैं अगला मेथड भी बताऊंगा, हालांकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको, कि अगर मान लो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, वो ग्राफ को अगर एक ही जगह कट कर रही है तो 1 1 है,
और अगर कोई एक भी लाइन आपको ऐसी मिल गई जो एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, इसका मतलब वो मैन इवन है। क्यों? सपोज मान लो अगर कोई लाइन दो जगह कट कर रही है तो एक पॉइंट इधर से आएगा, एक पॉइंट इधर से आएगा, मतलब दो x1 x2 अलग अलग मिल गए जिसपे सेम y आ रहा है, जिसपे सेम y आ रहा है, तो वो क्या हो गया? मैन इवन। और अगर नहीं करती है तो वन वन। देखो ये क्या है? वन वन है। ये क्या है? वन वन है। तो हम तो बस यूं निकल लेते। चलो वैसे सिस्टमेटिक ये तरीका हो। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और ले। मान लो क्वेश्चन होता एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई, इसका चेक करना है। ठीक, तो मैं अगेन वही करता, x1 क्यूब माइनस x1 बराबर x2 क्यूब माइनस x2। तो इसको इधर ले जाओगे तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर x1 माइनस x2। ठीक, अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस x1 x2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x1 x2, और इधर x1 माइनस x2। इसको इधर लाओ, उड़ाना मत है ना, तो x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस 1 बराबर 0। तो देखो एक तो आ गया x1 बराबर x2 हो जाए और दूसरा आ गया ये 0 हो जाए। अगर इसमें ये 1 ना होता ना तब तो ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकती थी, जब तक x1 x2 दोनों जीरो ना होते। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसमें अगर x2 जीरो नहीं है इसको डिवाइड कर दूं सिर्फ इतने को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab को, तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसमें अगर ab जीरो है, दोनों जीरो है, तो वो सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा अगर जीरो नहीं है तो अगर मान लो मैं डिवाइड कर दूं b से या a से, तो आपकी ये इक्वेशन बनती है इस तरह की, और इसको अगर आप t बोलते हो तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बनता है, जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। मतलब ए बी जीरो जीरो तो दोनों सेटिस्फाई करेगा इसको, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है ना? और जीरो जीरो होना मतलब अगेन दोनों बराबर होना, तो वो तो वन की कंडीशन ही होगी। तो अगर ये बनना होता तो ये पॉसिबल नहीं था, तब तो सिर्फ यही आउटपुट निकल के आता, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये बनवा। ठीक है, बट इसमें तो ये एक अलग से कंडीशन आ रही है जो पॉसिबल है, इसके अलावा इट मींस फंक्शन क्या है? मैनी। ठीक, ये तो हो गया ये बोर्ड मेथड से। हमें इसकी क्या जरूरत थी? हम तो इसको देखो तुरंत ऐसे गेम खेल जाते। क्या? मेथड 2। हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि यार देखो y x कॉमन आ गया, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको दिख रहा है कि x बराबर 0 है तो भी y बराबर 0 है, x बराबर 1 है तो भी y बराबर 0 है। मतलब दो अलग अलग इनपुट ऐसे मिल रहे हैं जिसपे y 0 आ रहा है। खत्म बात, तो मैंने बना गया। तो अपन को तो बस इतना सा खेल खेलना शिकारी तरीके वाला। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप इस मेथड से बोर्ड वगैरह में कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड वही है जो मैंने बीच में भी डिस्कस कर लिया। चलो मैं फॉर्मली फिर भी दिखा देता हूं। मेथड 2 बाय ग्राफ। ठीक है, बहुत ही धुआंधार मेथड है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने शुरू में पढ़ाया था, वो किसका था? वो तो ये चेक करने का था कि फंक्शन है या नहीं। अब फंक्शन तो है ही, लेकिन मैन ही है या वन वन है। तो अगर मैं लिख लो एनी हॉरिजॉन्टल लाइन parallel to x-axis, if any horizontal line parallel to x-axis cuts the graph at more than one point, then it is मैनीवन। then it is मैनीवन। भाई कोई भी लाइन अगर एक से ज्यादा जगह कट कर दे तो वो मैनीवन है। सिंपल सी बात है। अगर कोई मान लो ग्राफ ऐसे ऐसे, अगर कोई भी लाइन देखो खींचोगे एक जगह ही कट कर रही है, मतलब ये y था अगर y1 तो ये इनपुट था x1, ये अगर y था y2 तो ये इनपुट था x2। तो सिंगल इनपुट में सिंगल आउटपुट है, तो ये वन है। और अगर मान लो ग्राफ ऐसा है तो देखो ये अगर लाइन में खींचूंगा तो ये एक x1 और ये x2, तो दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है। इट मींस मैनी टू वन है ना, बस सिंपल सी बात है। तो कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट कर जाए एक से ज्यादा बार तो वो मैनी वन है, और अगर दुनिया में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको कट ना करे एक से ज्यादा बार तो वो वन वन है। ठीक, क्लियर है? ठीक, तो ग्राफ बेस्ड तो हमने बहुत सारे, कोई भी क्वेश्चन कर लो यार, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो बस। ठीक है, ये तो इतना ही सफिशिएंट है इसमें। अगर आप कोई फंक्शन अगर आप बना सकते हो तो उसे आप चेक कर लो कि वो वन वन है या मैनी वन है। ठीक, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। मेथड 3 दैट इज बाय मैपिंग। ठीक, मैपिंग मतलब वही ऐसे ऐसे वेन डायग्राम बनाना।
लेकिन ये जनरली कभी रिकमेंडेड किया जाएगा जब क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाएंगे जैसे जेड टू जेड, एन टू एन, डिस्क्रीट सेट्स दिए जाएंगे ना। कॉन्टिन्यूस सेट में तो इसका ज्यादा कोई इतना यूजफुल नहीं है, तो यूजफुल व्हेन डिस्क्रीट सेट्स आर गिवन। ठीक, जैसे मान लो जेड से जेड है, आई से आई है, एन टू एन है, एन से आई है, इस तरह की बातें जब हो ना, या तो सेट देते ए और बी सिंगल सिंगल एलिमेंट, उसमें 3 3 4 4 ए बी 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं सीधा, है ना। एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चंस। सपोज मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने, फंक्शन इज गिवन एज n-1/2 -n/2। ये है जब n ओड है और ये है जब n इवन है, और फंक्शन डिफाइंड है शुरू में, फंक्शन इज डिफाइंड एज n to i। नेचुरल नंबर्स इसका इनपुट है बस, ठीक है ना, और कोडोमेन इंटीजर्स का सेट है। तो अब कुछ सोचो, अगर मैं ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, यहाँ पे तो इंटीजर्स है ना, -1 -2 -3 -4 ऐसे ऊपर, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह। अब सोचो 1 है, 1 क्या है, ओड है, ओड इसमें रखोगे 1 - 1 0, तो 1 किससे कनेक्ट होगा, 0 से। इसमें रखोगे 2 रखोगे 2/2 माइनस में, तो 2 का इनपुट क्या आएगा, आउटपुट -1। फिर रखोगे 3 इसमें रखोगे 3 - 1 2/2 1। फिर रखोगे 4/2 2 विद माइनस का। फिर रखोगे 5 रखोगे इसमें 5 - 1 4/2 2। फिर 6 रखोगे 6 जाओगे फिर वो -3। तो आपको समझ में आ रहा है, देखो इधर से ये 0 आया, फिर -1 आया, फिर 1 आया, फिर -2 आया, फिर 2 आया, फिर -2 आया, 3 आया। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ऑल्टरनेट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे की इंटीजर मिल रहा है। और क्या कोई ऐसा आउटपुट इनपुट है, ऐसा आउटपुट है जो दो इनपुट में मिल रहा हो, कि मैं बोलूँ कि ये रखने पे भी ये मिल रहा है, ये रखने पे भी यही मिल रहा है ना। मान लो 5 रखा तो भी सेम आउटपुट है, 6 रखा तो भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लियरली ये क्या है, 1 1 है। अगर मैं ऑन टू इनटू की बात भी कर लूँ इसी क्वेश्चन में, तो क्या है, ये ऑन टू है, इनटू है, ऑन टू है, क्योंकि सारे इंटीजर्स कवर हो जाएंगे। और रेंज कोड डोमेन क्या है, आई, तो ऑन टू भी है, ऑन टू भी है, ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। f is from z to z such that y is equals to fx is equals to x square minus x, x square minus x। ठीक है ना। अब आप ये सोचिए z to z है ना, z to z मतलब अगेन वही इंटीजर्स 1 2 3 पीछे 0 -1 -2 इधर, और इधर भी 1 2 3 इधर 0 -1 -2 ऊपर। अब आप सोचो यहाँ तो बहुत आसान है यार, देखना x कॉमन लिया x -1, अगर x की जगह मैं इसमें 0 रखता हूँ 0 तो भी आउटपुट आता है 0, और x की जगह 1 रखता हूँ तो भी आता है 0। तो देखो दो आउट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, इसलिए मतलब क्या है, मैनी। ठीक है, तो ये क्या है, मैनी वन। ठीक है, इस तरह से आप शो कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए next, f and g are two functions R2R such that fx is given as 0x when x is rational and x when x is irrational, and gx as x when x is rational and 0 when x is irrational। ठीक है, और आपसे पूछा f इंटू जी एक्स, ये बता दो, सॉरी f माइनस जी एक्स फंक्शन एक है ना, मान लो एच एक्स इसका नाम है, तो इसका बताना है आपको, ऑन टू है, इनटू है, 1 1 है, मैनी वन है ना, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है जी, पहले तो मैं बता दूं, आपने अगर ऐसा फंक्शन नहीं देखा, इस तरह के फंक्शंस को डिरिचलेट फंक्शंस बोलते हैं, डिरिचलेट टाइप के। क्यों, इनकी परिभाषा बड़ी अलग तरीके से डिफाइन की है कि रैशनल नंबर है तो 0 है, और इरेशनल नंबर है तो वैल्यू x है। जैसे मान लो रैशनल नंबर ले लिया मैंने 0 है तो वैल्यू क्या है, 0 है। रैशनल नंबर ले लिया 1 है तो वैल्यू 0 है। रैशनल नंबर ले लिया 2 तो वैल्यू क्या है, 0 है। इरेशनल ले लिया √2 तो वैल्यू क्या है, √2 है। इरेशनल ले लिया पाई तो वैल्यू क्या है, पाई। रैशनल ले लिया -3 तो वैल्यू क्या है, 0 है। इस तरह से ये डिफाइंड है। अब f माइनस जी आप जानते हो,
तो अगर x रैशनल है तो f में से g घटा दो, रैशनल वाली डेफिनेशन, तो 0 माइनस एक्स माइनस एक्स, और x माइनस 0 व्हेन x इज इररेशनल। ठीक, ये आपका आ गया hx। ठीक है जी। नाउ सिंपल सी बात है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना इसको, हालांकि ये डिस्क्रीट मैपिंग नहीं है, मतलब डिस्क्रीट सेट्स नहीं है, रियल पे डिफाइंड है, बट फिर भी थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएं इसमें से। मान लो x 0 है, 0 है तो डेफिनेशन आएगी रैशनल की, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, मान लो x क्या है? 1 है, 1 क्या है? रैशनल। अगर 1 रैशनल है तो आंसर क्या आएगा? -1। अगर 1 लोगे तो आंसर क्या आएगा? -1। अपन ऐसा करते हैं ना, इसमें भी अपन सेट्स को ऐसे लिखते हैं, रैशनल और इररेशनल। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सारे रैशनल नंबर अलग लिखे, यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 इस तरह से, है ना, इस तरह से ये रैशनल नंबर लिख दिए। इसी में मान लो हाफ भी है मेरा, है ना, और इररेशनल अलग से लिख दिए मैंने, √3 पाई -√2। ऐसे यहाँ पे भी √3 पाई -√2, ये इस तरह से लिख दिया अलग से। 0 1 2 3 5/2, है ना, मान लो ये 5/2, और -1 -2 इस तरह से रैशनल नंबर अलग से। अब आप ध्यान से देखना, 0 रखा तो 0, 1 रखा 1, तो वैल्यू क्या आएगी? -1। अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 रखता हूँ तो आंसर आएगा -1। और अगर मैं -1 रखता हूँ तो भी वो रैशनल है, तो माइनस माइनस वैल्यू क्या आएगी? +1। अगर मैं वैल्यू 5/2 रखता हूँ, वो रैशनल है, 5/2 है तो वैल्यू क्या आएगी? -5/2, है ना, -5/2 आ जाएगी। और अगर -5/2 रखता हूँ तो +5/2। मतलब पॉजिटिव रैशनल, यहां से अगर इनपुट रखोगे पॉजिटिव रैशनल, तो पॉजिटिव इररेशनल नंबर्स आ जाएंगे, और नेगेटिव रैशनल नंबर्स आ जाएंगे रेंज में। और अगर यहाँ नेगेटिव रैशनल नंबर रखोगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आ जाएंगे रेंज में। मतलब इधर के पॉजिटिव इधर के नेगेटिव रैशनल कवर कर रहे हैं, इधर के नेगेटिव रैशनल इधर के पॉजिटिव रैशनल कवर कर रहे हैं, और सिंगल से सिंगल ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्लियर? ऐसे अगर इररेशनल है, √3 रखा तो वैल्यू आएगी √3, पाई रखा तो वैल्यू आएगी पाई, -√2 रखा तो -√2। मतलब जितना भी इररेशनल है, पॉजिटिव रखा रैशनल तो पॉजिटिव वही रैशनल आ गया, नेगेटिव रखा इररेशनल तो नेगेटिव वही इररेशनल आ गया। मींस ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कवरिंग होल रेंज, मतलब होल कोडोमेन, है ना। तो ये हो गया ऑन। और 1 1 मैनी 1 तो देखो एक से एक ही आ रहा है, कभी 2 नहीं आ रहा, तो 1 1 भी है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस तरह की बात। ठीक है जी, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। चलो नेक्स्ट। तो ये सब अपने करने के तरीके हैं ना, तो बोर्ड वाला मेथड हो गया, f(x1) x2 वाला, वर्टिकल लाइन टेस्ट हो गया, ग्राफ बना के कर सकते हो। और होशियारी होगी थोड़ी बहुत, जैसे मैं कुछ लिखा भी दूंगा, जैसे मल्टीपल रूट्स आ गए थे उसमें, है ना, आपने देख लिए थे, तो या इस तरह से मैपिंग से कर सकते हो, है ना। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है वही डेरिवेटिव से, है ना, मोनोटोनिसिटी से। ठीक, मेथड फॉर मोनोटोनिसिटी से, या डेरिवेटिव मेथड। डेरिवेटिव भी, पहले मैं डेरिवेटिव मेथड नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि उसमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस then f(x) to be 1 1, it has to be increasing function or decreasing function। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन अभी के लिए इतना समझ लो। इंक्रीजिंग मतलब जो जैसे जैसे समय के साथ बढ़ता ही रहेगा, अगर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है फंक्शन बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग मतलब आउटपुट बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूं y बराबर x है, या मान लो ln x है, तो ln x है, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, या मैं बोलूं e की पावर -x है, तो वो ऐसा है, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वो घट रहा है। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना मानो। ठीक, तो अगर ये ऐसा हुआ तो देखो, अगर फंक्शन लगातार बढ़ते रहेगा या घटते रहेगा, तो फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन क्या हो गया? 1 1 मैनी 1 होगा, 1 1 मैनी 1 होगा। क्या बोलते हैं, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और लगातार बढ़ रहा है, या लगातार घट रहा है, तो वो 1 1 होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो 1 1 मैनी 1 हो नहीं सकता। हो सकता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा हो, फिर यहाँ से टूट के
यहाँ से ऐसे चलने लग जाए, तो ये तो 1 1 है। और अगर मान ये फंक्शन क्या है 1 1 है, ठीक है। और अगर मान लो कि फंक्शन ऐसा है, ठीक है, और फिर मान लो ऊपर से ऐसे आ गया, ठीक, तो ये भी 1 1 है, ये भी फंक्शन 1 1 है और ये भी फंक्शन 1 1 है, ठीक। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस बात को समझें कि ये 1 1 है और यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। बट यहां क्या है, यहां से यहां तक तो फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, और यहां से यहां तक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो इंक्रीजिंग हो या ना हो, डिक्रीजिंग हो या ना हो, या दोनों हो, तो भी फंक्शन 1 1 हो सकता है या नहीं हो सकता। बट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 1 1 होने के लिए उसे या तो इंक्रीजिंग होना पड़ेगा या डिक्रीजिंग, दोनों नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो या तो वो बढ़ेगा 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 तो 1 1 है, या घटेगा 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 तो 1 1 है। अगर मान लो ऐसे बढ़ते 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 बीच में घटना शुरू कर दिया तो फिर तो मैनी 1 होगा ही होगा, फिर तो मैनी 1 होगा ही होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। तो वो जंप मार के तो ऐसे आ नहीं सकता ऐसे, ठीक है ना, ऊपर जैसे ये चला गया, जंप मार के ऊपर चला गया जैसे ये, ठीक है, ये फिर भी 1 1 है बट इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीज करने लग गया। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो अगर वो बढ़ता 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 घटना चाहता है तो उसको मुड़ना पड़ेगा, या वो घटता 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 बढ़ना चाहता है तो उसको मुड़ना पड़ेगा। तो अगर वो मुड़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पे मैनी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैंने क्या कहा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसको 1 1 होना है तो उसको पक्की बात है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही होना पड़ेगा, दोनों नहीं हो सकता। लेकिन डिसकंटिन्यूअस है तो इस तरह का केस चल सकता है। क्लियर है। अब सर कंटिन्यू डिफरेंशिएबल ये सब क्या क्या बोल रहे हो, ये सब बातें आगे आएंगी, मैं तो जस्ट वो पॉइंट लिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ गलत ना बैठे, ठीक है ना। अभी के लिए तो जितना आप झेल पाओ उतना ही सही है, ठीक है जी। और अभी के लिए आपके सामने क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे, हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना जरूरी नहीं है, बट कंटिन्यूअस है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना जरूरी है। समझ में आ गया होगा आपको ये बात, है ना। तो ये डायग्राम वगैरह भी बना ही सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ अगर फंक्शन कंटीन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल है तो मतलब उसको डिफरेंशिएबल भी तो कर सकते हैं। इफ fx इज डिफरेंशिएबल तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं y डैश x। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखें, है ना, जो मैंने आपको मोनोटोनिसिटी में रेंज मेथड में भी बताया था कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग होता है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, तो वो हम रेंज में काम लेते हैं। तो वही बात, अगर fx डिफरेंशिएबल है एंड fx क्या है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, तो पक्की बात, या सॉरी, या एंड f डैश x क्या है पॉजिटिव है, 0 है 0 से बड़ा है, तो पक्की बात है फंक्शन क्या है आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। या f डैश x सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है तो पक्की बात है फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। तो आप तो मुद्दे की बात ये बोल सकते हो कि इफ fx डिफरेंशिएबल है एंड f डैश x 0 है 0 से बड़ा है, या ओनली 0 है 0 से बड़ा है, या ओनली 0 है 0 से छोटा है, तो पक्की बात है फंक्शन क्या है 1 1 है, फंक्शन क्या है 1 1 है, अदरवाइज मैनी 1 है। क्या कहा मैंने ये कहा अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसको इंक्रीजिंग होने के लिए 1 1 होने के लिए या तो बढ़ना पड़ेगा या घटना पड़ेगा, दोनों चीजें नहीं ले सकता। डिसकंटीन्यूटी में कुछ नहीं ले सकते। और अगर डिफरेंशियल भी है तो डेरिवेटिव कर सकते हैं, हम उसका f डैश x निकाल सकते हैं। तो अगर f डैश x 0 0 से बड़ा था मतलब वो इंक्रीजिंग है, और f डैश x 0 0 छोटा था मतलब वो सिर्फ डिक्रीजिंग है, और सिर्फ इंक्रीजिंग है और सिर्फ डिक्रीजिंग है, क्योंकि कंटीन्यूअस है। डिफरेंशियल तो कंटीन्यूअस तो होता ही है, ये आपको नहीं पता तो बाद में पता चल जाएगा। तो वो फंक्शन क्या है 1 1 है, मतलब 1 1 मैनी 1 पता करने का एक और टूल पता चल गया हमें। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर दें। अगर वो जो भी इंटरवल में पूछा आपसे 1 1 मैनी 1 जो भी है, उस इंटरवल के अंदर अगर वो हमेशा 0 है 0 से बड़ा है डेरिवेटिव उसका, मतलब वो 1 1 है, इंक्रीजिंग है और 1 1 है। और अगर डेरिवेटिव हमेशा 0 0 से छोटा है तो 1 1 है और डिक्रीजिंग है। क्लियर है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं? तो अभी के लिए तो मुन्ना आपके सामने वही क्वेश्चन आएंगे या वही करने जो डिफरेंशिएबल होंगे। बाकी तो कैलकुलस जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कौन कंटीन्यूअस है कौन डिफरेंशिएबल है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे नॉलेज बढ़ेगी। अभी के लिए तो बस हमने ये माना कि हम तो मान के चल रहे हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया अभी के लिए वो डिफरेंशिएबल ही है बस। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो आपने f डैश x निकाल लिया। f डैश x अगर हमेशा 0 0 से बड़ा है तो वो 1 1 है, या हमेशा 0 0 छोटा है तो वो मैनी 1 है। अगर बीच में पॉजिटिव बीच में नेगेटिव है मतलब साइन चेंज करता है अपना तो वो मैनी 1 है 1 1 नहीं है। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखें। ठीक है, तो मैंने जो लिखा था वो ध्यान रखें। अगर f डैश x सिर्फ 0 0 से बड़ा है या सिर्फ 0 0 से छोटा है तो 1 1 है, अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो मैनी 1 है। ठीक, जैसे मान लो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था दोबारा ले लो, जैसे y बराबर x क्यू माइनस x था। अगर आप इसका y डैश करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक, अब देखो
इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो जीरो करोगे इसको तो 2 रूट आएंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो अगर मैं देखूं कि 3x² माइनस 1 का साइन स्कीम देखूं, अगर ये पॉजिटिव कब है तो आप देखोगे कि 1/√3 आएगा, एक पॉइंट एक आएगा माइनस 1/√3। इसके आगे ये प्लस है या माइनस है या प्लस है। तो देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये मैनी वन हो गया। बस आपका अभी तक खेल इतना ही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया। क्लियर है? ठीक, मान लो क्वेश्चन आ गया y बराबर x³ आ गया। ठीक, तो ग्राफ से भी देखो आपको पता है कि ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे कटेगा नहीं, दो से ज्यादा पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कट करेगा, तो बना है। तो देखो डेरिवेटिव भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। 3x² जो आएगा डेरिवेटिव हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग है, मतलब 1 1 फंक्शन है, मतलब 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना? वो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मोनोटोनिक रेंज वाले मेथड में, कि अगर कई बार क्या होता है, हम अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आप फेस कर लें कि वो फंक्शन कंटिन्यूस ना हो और आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और वो पॉजिटिव आ रहा है और आप सोचो ये तो 1 1 है, और वो ना हो, ऐसा कुछ लफड़ा अगर सपोज हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, इस वजह से उसमें दिक्कत आ रही है। तो अभी के लिए ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो 1 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है y बराबर x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 7 बताना है आपको 1 1 है या मैनी वन है। y बराबर x माइनस ln x बताओ 1 1 है या मैनी वन है। y बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बताओ 1 1 है या मैनी वन है। ठीक, y बराबर x माइनस साइन x बताओ 1 1 है या मैनी वन है। y बराबर x प्लस कॉस x बता दो 1 1 है या मैनी वन है। y बराबर x प्लस 2 साइन x बता दो, और y बराबर 2x प्लस साइन x बता दो। ठीक है, ये तो छोटे छोटे 2 4 क्वेश्चन है। ठीक, वो मैंने ले लिया आपके सामने। अब जैसे मान लो देखो y डैश करोगे तो वो आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 5। अब इसका जो d है वो लेस देन 0 है और वो a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा 0 या 0 से बड़ी है, ये बड़ा है, मतलब y डैश हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब 1 1 है। बस खत्म बात। इसका डिफरेंशिएट करोगे, है ना, अभी के लिए वन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बस ये मान के चलो, तो 1 माइनस 1/x, तो ये आएगा x माइनस 1/x। अब आप पूरे डोमेन r में मत देखने बैठ जाना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आपको पता होना चाहिए इसका जो डोमेन है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 के आगे आगे देखो, 0 के आगे आगे, है ना, 0 भी हो नहीं सकता, तो 0 के आगे आगे एक क्रिटिकल पॉइंट है, 1 के आगे प्लस है फिर माइनस है, तो मतलब यहाँ डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, मतलब मैनी वन है, मतलब फंक्शन क्या है, मैनी वन है, मैनी वन। अब यहाँ पे तो देख के पता चल रहा है x बराबर 0 और x बराबर 1 पे दोनों पे वैल्यू y बराबर 0 आ रही है, मतलब मैनी वन है। ठीक, तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं, करके देख सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज निकाल के देखो, x की जगह 1 माइनस कॉस x, ये हमेशा 0 है, 0 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 1 है, 1 1। ठीक है, ये मैं तेजी में इसलिए खींच रहा हूँ एक सांस में, बिकॉज कुछ है नहीं इसमें लॉजिक, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। अब तो आप बस डेरिवेटिव निकाल के देखो और वो 0 0 से बड़ा आता है, मतलब 1 1 है। ठीक है, y डैश बराबर करा 1 माइनस साइन x, तो ये भी 0 है 0 से बड़ा है, तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि साइन की औकात क्या, -1 से 1, माइनस साइन की औकात क्या, -1 से 1, और उसमें 1 जोड़ दोगे, 1 माइनस साइन की औकात क्या, 0 से 2, है ना, ये सब जानते हैं, हमेशा पॉजिटिव है, बराबर है। यहाँ पे देखो y डैश निकालोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 cos x आएगा। अब देखो 1 प्लस 2 cos x में cos की औकात क्या है, -1 से 1, तो 2 cos की औकात क्या है, -2 से 2, -2 से 2 में 1 जोड़ दोगे, 2 cos प्लस 1 हो जाएगा -1 से 3। तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये मैनी वन है। ऐसे ये है y डैश, इसका निकालोगे 2 प्लस cos x, ये हमेशा 0 है 0 से बड़ा है, तो ये बराबर है। ठीक है जी, बस ये इसका यूज है। जो मैं बात अभी 2 मिनट पहले बता रहा था कि मैंने क्यों बताया आपको कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी क्यों समझाया, वो इसलिए कल को आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप मुंह फाड़ के बस डिफरेंशिएट करने में लगे और आपसे हो जाए और आप सोचो आंसर गलत आ रहा है, तो वो चीजों का लॉजिक आपको पता हो, इसलिए आपको बताया। क्योंकि अभी आप शायद ना भी समझ पाए, बट आपको सही चीज पता होगी तो कम से कम गलत चीज सीखने से तो आप बच जाओगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप समझ चीजें सीखते जाओगे, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लोगे तो और ग्रिप आएगी इन चीजों पे। सपोज जैसे मान लो आपसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, y बराबर 10x बता दो, ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से बता सकते हो, पर छोड़ो, मान लो मैं तो अंधा हूँ, काना हूँ बिल्कुल, मैंने तो बस सबकी जो कहा उस पर विश्वास कर लिया है ना, तो मैं तो क्या करूँ, मुंह फाड़ के डेरिवेटिव लगाऊंगा, y डैश बराबर x स्क्वायर x, और मेरे को दिख रहा है ये 0 या 0 से बड़ा है, तो लोगों ये तो 0 या 0 से बड़ा है, मतलब ये क्या है 1 1 है, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग है ना, पर ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख सकते हो tan का ग्राफ बच्चा बच्चा जानता है। तो देखो कोई भी लाइन खींचो, एक से ज्यादा जगह क्या इनफिनिट जगह काटेगी, क्योंकि इसकी तो ब्रांचें आएंगी। तो सर ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए हो गया मुन्ना क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो मैंने तो आपको पहले बताया था कंटिन्यूस के लिए उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा तभी होता है उस इंटरवल में जहां वो डिफरेंशिएबल है, जब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, जब वो कंटिन्यूस हो। जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है और आप मुंह फाड़ के उसको जज कर रहे हो, है ना, तो वो इसलिए आपको भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, कंटिन्यूस है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना जरूरी है, सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग होना जरूरी है उसको 1 1 होने के लिए। डिसकंटिन्यूटी का कोई लफड़ा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो डिसकंटिन्यूस की कैटेगरी में आता है। तो कंटिन्यूस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए 1 1 के लिए, वो लॉजिक इसमें काम ही नहीं करेगा। और फिर मैंने कहा था अगर कंटिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है तो उसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा हो या सिर्फ 0 या 0 से छोटा हो तो 1 1 है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है ना, तो यहाँ वो फंडा काम नहीं लगेगा। तो आप इसलिए तो अभी के लिए मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी के लिए तो आप ये मान के चलो शुरुआत में आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी पता है, मतलब आप तो मान के चल रहे हो है। लेकिन अब जब कैलकुलस में जैसे आगे बढ़ोगे, जब आप कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी भी जज करने लायक हो जाओगे और बाद में मैं आपसे पूछूं 2 4 महीने बाद कोई क्वेश्चन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप पहले चेक करोगे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है भी या नहीं 1 1 मैंने बताने के लिए, या आप दूसरे तरीके अपनाओगे जो अब तक बढ़ा दिए, या ग्राफ से देखोगे, ठीक है ना। तो वहां ऐसा नहीं है कि मुंह फाड़ के लगा दिया बस इसको, ठीक है। तो क्या मेथड बताया मैंने आपको, मैपिंग से देख सकते हो, x1 बराबर x2 करके देख सकते हो, ग्राफिकली देख सकते हो वर्टिकल लाइन टेस्ट से, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, या डेरिवेटिव मेथड से देख सकते हो, बट ये तभी वैलिड है जब फंक्शन कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो अपने मेथड हो गए 4 1 1 मैनी 1 पता करने जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। 2 3 इसके अलावा आप नोट और ध्यान रख सकते हो, है ना, नोट 1, है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हो या तो जो आपको 1 1 मैनी 1 में हेल्प कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑड डिग्री का, है ना, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री की बात कर लेते हैं, इवन डिग्री का, है ना, इवन डिग्री का, और वो डिफाइंड है, मतलब देखो पॉलिनोमियल में जो इवन डिग्री होती है उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है, आर। तो डिफाइंड है मतलब उसको काटा नहीं गया है ना, तो डिफाइंड है एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री डिफाइंड ऑन आर इज ऑलवेज मैनी 1, ठीक है, ऑलवेज मैनी 1। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे x² ग्राफ, है ना, क्वाड्रेटिक है, तो आपको बताइए मैनी 1 है। लेकिन कल को कोई कह दे कि मैंने तो इंटरवैल सर ये ले लिया, क्वेश्चन में ये बोल दिया f इज 0 to infinity से 0 to infinity और f(x) बराबर x², तो जब आप ग्राफ बनाओगे तब तो सिर्फ इतना ग्राफ ही बनेगा ना, और इस केस में तो ये 1 1 है। तो कल को आप मेरे गल पड़ जाओगे कि सर आपने तो कहा था इवन डिग्री का पॉलिनोमियल तो हमेशा 1 1 होता है, नहीं 1 होता है, मुंह फाड़ के आपने आंसर दे दिया, तो गलत हो जाएगी ना, वहां तो आपकी समझदारी चाहिए। ये तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो मैंने इसीलिए लिखा दिया कि डिफाइंड ऑन आर, मतलब काटा नहीं है, डिफाइंड तो आर ही होता है, पॉलिनोमियल का डोमेन तो आर ही होता है, मतलब डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं करा। रेस्ट्रिक्ट करने में जरूरी नहीं कि हो गया होगा, हो भी सकता ना भी हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दे तो मैनी 1 है, और यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दे तो 1 1 है। तो रेस्ट्रिक्ट कर दे अगर डोमेन तो हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते, फिर तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इन जनरल जो स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं वो दे रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है इवन डिग्री का और उसका डोमेन आर है, कोई रोका टाका नहीं है, तो वो हमेशा मैनी 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पॉलिनोमियल फंक्शन की इवन डिग्री का होगा उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है x⁴, 6, 8 इस टाइप का होता है, तो वो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, और बीच में चाहे कैसे मर्जी डांस कर ले, तो इधर से जाएगा इधर आएगा, तो ये मैनी 1 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या कंटीन्यूअस। भाई अगर मैं कहूँ रियल लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू उसकी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, और फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे घूम के आए कैसे भी आए, मैनी 1 वो होगा ही होगा, ठीक है ना, 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि कंटीन्यूअस है, ठीक है। इसलिए इवन फंक्शन है तो वो हमेशा मैनी 1 ही होगा। इवन डिग्री, इवन फंक्शन नहीं सॉरी, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, y बराबर x⁻10 प्लस x⁻8 प्लस x3 x⁴ प्लस 5x² प्लस या x⁻7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस x प्लस 7, इस तरह से। ये बताओ इवन 1 1 है मैनी 1 है, तो कोई दिमाग नहीं खर्च करना, मुंह फाड़ के मैनी 1 है। क्यों? क्योंकि इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिफाइंड ऑन आर है, 100% मैनी 1 होगा ही होगा।
तो ये रेस्ट्रिक्टेड ऑन आर नहीं होना, डिफाइंड ऑन आर है तभी के लिए बात कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं कर रहा, ठीक है। और इसी में नोट 2 कि ऑड डिग्री के लिए कोई कमेंट नहीं है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में और मे नॉट, मे बी 1 1 और नॉट, ठीक है, इस पे कोई कमेंट नहीं है हमारा। ये 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? जैसे मान लो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, वो ऐसा होता है, और बहुत सारे क्यूबिक ग्राफ ऐसे होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये मैनी वन है, तो हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उनका कोई लॉजिक नहीं है। मैनी इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा मैनी वन होगा अगर उसके डोमेन को काटा पीटा नहीं किया है, ठीक है जी। तो एक तो ये ध्यान रखें एडिशनली। दूसरा जो नोट है वो ध्यान रखें कि अगर किसी फंक्शन के आपको मल्टीपल रूट दिख जाए, मतलब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, आपको देखते समझ गया 0 पे भी 1 है 1 पे भी 1 है, मतलब दो ऐसे इनपुट मिल जाए आपको इस पे सेम वैल्यू आ रही है, तो मैंने आप बता ही दोगे। तो रूट्स मतलब दो ऐसे अलग अलग आउटपुट इनपुट जिसपे वैल्यू 0 आ रही है, तो भी तो मैंने है। तो अगर फंक्शन के मल्टीपल रूट्स दिख जाए, फंक्शंस हैविंग मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन, ठीक है। नोट जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो मैंने फंक्शन ले लिया y बराबर x इंटू साइन एक्स। अब आप कुछ सोचो, x इंटू साइन एक्स में मेरे को दिख रहा है कि ये 0 कब कब होगा, जब साइन एक्स 0 होगा, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो मुझे कोई इसको ग्राफ से, ना मुझे इसका ग्राफ बनाना आता भी, ना मुझे मोनोटोनिक मेथड लगाने की जरूरत है, ना मुझे वो x1 x2 लगाने की जरूरत है। मैं तो सीधा बोल सकता हूँ कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब पे वैल्यू सेम आएगी, क्यों? सब पे वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो बस, तो ये क्या है? मैनी वन। ये क्या है? मैनी वन। ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करने की जरूरत आपको है ही, ठीक है। एक चीज और, लीनियर अपॉन लीनियर मैंने आपको बताया था, इसमें ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप जो होता है, और उसमें a बाई सी बराबर b बाई डी नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपको बताया था। अगर ऐसा है तो वो आपको बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है हमेशा इस तरह का, तो वो 1 1 ही होता है। लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा 1 1 होता है, अगर ऐसा केस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा केस हो गया तो मैंने आपको डिस्कस करा हुआ रेंज में, तो रेशियो सेम आएगा, वो कॉमन फैक्टर कट जाएगा, फिर तो उसकी वैल्यू हाफ या ऐसी कुछ आ जाएगी, तो उस टाइम में वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन जाएगा, एक पॉइंट को छोड़ के डोमेन वाले नीचे। ये आप अगर किसी को नहीं पता तो आप वो रेंज वाला लेक्चर देखें, जहां लीनियर अपॉन लीनियर पढ़ाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लीनियर अपॉन लीनियर में अगर रेशियो सेम नहीं है तो वो 1 1 है, अदरवाइज वो मैनी वन है, ठीक। ऐसे ही लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये जो टाइप के थे, ये जो है ये भी हमेशा मैनी वन है, ये हमेशा मैनी वन है, बट बशर्ते ऊपर नीचे से कोई फैक्टर ना कटे, है ना। क्योंकि सपोज ये हमेशा मैनी वन है इफ फैक्टर डजंट कैंसिल आउट, जैसे यहां से नहीं कटना चाहिए था, वैसे यहां पे भी कटना नहीं चाहिए। अगर कट जाता है तो फिर मैं बता नहीं सकता, फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे देखेंगे। इन जनरल ये हमेशा मैनी वन है, फैक्टर डज नॉट कैंसिल आउट। क्यों? सपोज मान लो क्वेश्चन आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब है तो ये क्या बोलते हैं, मैनी वन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हम सोचेंगे मैनी वन, लेकिन ये कट गया तो ये बचेगा लीनियर अपॉन लीनियर, और ये अपने रेशियो सेम नहीं है तो ये आ जाएगा 1 1 की कैटेगरी में, और हम इसको देखते हुए बांट देंगे मैनी वन, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो ये है 1 1, बट आप क्वाड्रेटिक मैनी वन नहीं बोल सकते। तो इन जनरली होते हैं अगर फैक्टर ना कटे तो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, एक दो आगे जाके अपन और पढ़ लेंगे, है ना, जब अपन पीरियोडिक और ओडी की बात कर लेंगे। अभी के लिए आप इन सब चीजों की मदद से, या जो भी मेथड्स बताए हैं उनकी हेल्प से आप ये बता सकते हो कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है या मैनी वन है, ठीक है जी। आई होप इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, ठीक। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक सेकंड, चलो। तो सपोज अगेन वही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सपोज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to b
एंड डिस्क्रीट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है n1 और नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में है वो है n2, और आपसे बताया कि बताओ फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको याद हो 1 1 1 2 में भी लिया था, फिर भी चलो मैं दे रहा हूँ। 3 पार्ट्स हैं, n1 बड़ा है n2 से, सेकंड पार्ट है n1 बराबर है n2 के, और जो थर्ड पार्ट है वो है n1 छोटा है n2 से। ठीक, तो अब इसमें देखो n1 बड़ा है, मान लो इस तरह का सीन है, इधर 3 एलिमेंट और इधर 2 है, तो 1 1 है या मैनी 1। तो देखो अगर मान लो मैं सिंगल सिंगल भी कनेक्ट करता हूं तो भी ये एलिमेंट बचेगा किसी से कनेक्ट होने के लिए, तो इसको इधर से इधर कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तो ये मैनी 1 है। ठीक, और क्या मैं इसमें 1 1 बनाने की सोच सकता हूँ? 1 1 बनाने के लिए अगर मुझे 3 है इधर 2 है तो मुझे 3 एलिमेंट तो चाहिए इधर, मतलब अगर इधर एलिमेंट ज्यादा है इधर कम है, अगर मैं सिंगल सिंगल से भी लगाना चाहूँ तो इधर कुछ एलिमेंट बच जाएंगे तो मतलब उनसे कोई इमेज नहीं होगी, उनकी इमेज नहीं होगी तो फंक्शन कैसे कहलाएगा। इसलिए अगर एलिमेंट कम है पहले वाले में ज्यादा है तो 100% फंक्शन मैनी 1 ही होगा, हमेशा 1 1 हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर बराबर है, बराबर में तो देखो फिर कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 3 है, तुमने ऐसे कर दिया तो 1 1 बन गया, और मान लो तुमने ऐसे कर दिया तो ये मैनी 1 बन गया। ठीक, और अगर छोटे हैं कम है तो भी कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 3 है ना, तो देखो तुम ऐसे भी कर सकते थे मैनी 1 बना दो इसको, और ऐसे भी कर सकते थे इसको 1 1 बना दो। तो अगेन अगर पहले वाले में एलिमेंट कम है ये बराबर है तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर पहले वाले में ज्यादा है तो 100% 1 1 होगा और मैनी 1 होगा, 1 1 बनाने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। f is from alpha to infinity to 7 to infinity such that fx is given as x square minus 4x plus 2. Find alpha if fx is 1 1. ठीक, तो अगेन ऐसा सा क्वेश्चन हमने वहां लिया था, क्वाड्रेटिक दे रखी है, यहाँ वेरिएबल दे दिया, बस डोमेन फिक्स नहीं करा। हाँ, तो बस उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना दे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसका d निकालें तो 16 माइनस 4a से 8 है ना, रूट आएंगे, रूट क्या आएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a से डी है रूट 8 अपॉन 2a, तो 2 प्लस माइनस यहाँ से देखो 2 रूट 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, और एक रूट आएगा इधर 2 प्लस रूट 2 और एक रूट आएगा 2 माइनस रूट 2, और सिमेट्री का अपन 2 ही आएगा है ना, सम ऑफ रूट से आप देख सकते हो माइनस बी बाई 2a से भी 2 आएगा 2, तो पीक पॉइंट आएगा, और 2 पे वैल्यू चेक कर लो, तो एफ 2 पे वैल्यू चेक करोगे तो 4 माइनस 8 प्लस 2, तो 4 प्लस 6 माइनस 2 है ना, 2 पे वैल्यू माइनस 2 है, तो बस इसका ग्राफ बन गया ऐसा। अब आपको ये देखना है कि इसका कोडोमेन 7 से इंफिनिटी है, तो रेंज 7 कब होगी, वैल्यू 7 कब होगी, 0 पे तो वैल्यू 2 है, तो ये 7 वाला मान लो सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो एक इनपुट यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, तो इसको 7 के बराबर सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस x प्लस 1 x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, तो एक रूट आ गया x बराबर माइनस 1 और एक वैल्यू आ गई x बराबर 5, मतलब ये तो 5 है और ये माइनस 1 है। ठीक है जी, चलो अब तुम देखो आपको क्या चाहिए कि फंक्शन 1 1 है, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 5 लेता हूं या 5 से ज्यादा लेता हूं तो सिर्फ इतना ग्राफ आएगा 5 से इन्फिनिटी, तो फंक्शन 1 1 है, या 5 से ज्यादा लेता हूं तो इतना आएगा तो भी फंक्शन 1 1 है, तो रेंज है वो यहां से यहां तक आ जाएगी, बस तो सेट से इन्फिनिटी का सबसेट आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं।
इंटू हो जाएगा, इंटू वन टू को तो कुछ का ही नहीं, सिर्फ वन वन देखना है। बट बच्चे का आंसर पता क्या देते हैं, देखते ही वो बोलते हैं सर 2 से इन्फिनिटी, यहाँ से कुछ भी ले लो, देखो वन वन है। गलती पता क्या है वहां, अगर मैं 5 से पीछे जाता हूँ, सपोज मैं यहाँ से लेता हूँ, ये आपको देखिएगा इतना पोर्शन है वन वन है, अब ये तो देख रहे हो वन वन है, बट अब ये नहीं देख रहे इस केस में जो रेंज है ये, मान लो ये के आ गया, के से इन्फिनिटी है और कोडोमेन आपका 7 से इन्फिनिटी है, तो रेंज बड़ी हो जाएगी ना। तो इफ अल्फा इज लेस देन 5 देन रेंज इज बिगर देन कोडोमेन, सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि फंक्शन के लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सो अलाउड वैल्यूज क्या है, अल्फा 5 या 5 से बड़ा हो जाए, फंक्शन भी रहेगा और वन वन भी रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। यहां से इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हॉल कर लेते हैं अपन। फंक्शन दे रखा है आपको 4a माइनस 7/3 x क्यूब प्लस a माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये वन वन है, इज वन वन फंक्शन, फाइंड a, फाइंड a। अब अगेन वन वन है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशियल होता है, ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो f डैश x हमने कर दिया क्या, 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो 4a माइनस 7x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 3x प्लस 1, ये वन वन फंक्शन है। ये वन वन है मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक है, दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में करे। तो केस 1 वैलिडेटिंग कोएफिशिएंट 0, तो a की जगह जब 7/4 आ जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू a की जगह 7/4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 3 12 माइनस 5/4 माइनस 5/4, 2 से 2 कट गया, माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब यहां से ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो केस 2 बचा जब आपका क्या है a नॉट 7/4। तो क्वाड्रेटिक है जो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट जो है अपर पैराबोला होगा हमेशा पॉजिटिव, मतलब या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो ये तो 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए पहली बात, तो a शुड बी ग्रेटर देन 7/4। एंड दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, d शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, d शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो 4 टाइम्स a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AC a इंटू सी, तो 4a माइनस 7 इंटू सी, बस शुड बी लेस देन 0। 4 से 4 उड़ा दिया, तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a प्लस 7 शुड बी लेस देन 0। a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 लेस देन 0। फैक्टराइज करोगे a माइनस 8 इंटू a माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। वे भी करो लगाओगे, आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू 2 to 8। अब 2 से 8 आ गया और वो चाहेगा 7/4 से बड़ा, 7/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और इसका क्या लोगे इंटरसेक्शन, तो a का आंसर आ गया 2 से 8। हाँ जी, एक आंसर आ गया 2 से 8। बस इसके लिए ये हमेशा क्या है अपने 1 1 रहेगा। ठीक है जी, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए एक छोटी सी हेडिंग और है, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, एलिमेंट्स वगैरह देखेगी कितने 1 1 है, कितने 1 2 है, कितने मैनी 1 है ना, तो उस चीज को एक बार देख लेते हैं ना, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है जी, तो हेडिंग डालें पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपने 11th में पढ़ा है उस पे लिस्ट।
तो मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी, इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं n और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में है मान लो m, ठीक। और आपको पहला केस है, केस 1 इज n बड़ा है m से, और मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो मैं बात करूं, हाँ चलो सबसे पहले आपसे पूछूं टोटल फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां मान लो n एलिमेंट्स है और यहां m एलिमेंट्स है। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इधर से इधर हर एक की सबकी हो एक ही हो, मतलब इधर से हर एलिमेंट को तीर निकलना चाहिए और एक ही निकलना चाहिए। तो एक बात बताओ, इधर से अगर कोई तीर निकलता है तो इधर लगने के कितने ऑप्शन है, जैसे मान लो यहाँ 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 कोई एलिमेंट है, यहाँ मान लो m एलिमेंट्स है, तो इधर से अगर मैं यहाँ से तीर निकालता हूँ तो तीर इसको भी लग सकता है, 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 ऐसे टोटल कितने ऑप्शन है उसके पास m। ऐसी जो दूसरा है उसके लिए पास भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, लगना किसी एक को है, ऑप्शन तो है ना, वो चूज कर सकता है ना मैं किसके साथ भिड़ूं, उसको इमेज चाहिए, कोई ना कोई चाहिए पक्का, और कोई एक चाहिए m में से, तो m ऑप्शन, फिर दूसरे के भी m ऑप्शन, फिर तीसरे के भी m ऑप्शन, चलते चलते m ऑप्शन, ये कितनी बार n बार, क्योंकि लेफ्ट साइड में m एलिमेंट्स है, सो दिस इज m की पावर n, ये हो गए आपके टोटल फंक्शंस, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 1-1 फंक्शंस कितने पॉसिबल है, 1-1 फंक्शंस, ठीक, 1-1 फंक्शंस पॉसिबल कितने हैं, 0, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मान लो इधर 3 एलिमेंट है और इधर 2 है, अगर मान लो आप 1-1 बनाना चाहते हो तो सबको कवर कर लेंगे, तो इधर कोई ना कोई बच जाएगा, क्योंकि इधर ज्यादा है इससे, तो इधर कम से कम एक तो ज्यादा होगा, तो वही बच जाएगा। अगर उसको बढ़ाना चाहोगे तो 1-1 बन जाएगा, और नहीं बढ़ाओगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो 1-1 फंक्शंस ऐसे केस में क्या है, 0 है। तो मैनी वन फंक्शंस क्या हो जाएंगे, मैनी वन फंक्शंस, तो टोटल फंक्शन जितने हैं उस सारों में से अगर कोई 1-1 है ही नहीं तो सारे के सारे मैनी वन हो गए, तो ऑल फंक्शंस आर मैनी वन, m की पावर, सारे के सारे इसमें क्या हो गए, मैनी वन हो गए, ठीक। अब केस 2 की बात कर ले अपन, जब m छोटा है n से, सॉरी n छोटा है m से, मतलब इधर मान लो 3 एलिमेंट है और इधर मान लो 4 एलिमेंट है, तो देखो टोटल फंक्शंस तो अभी भी वही रहेंगे ऑब्वियसली, m की पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर मैं पूछूं 1-1 कितने होंगे 1-1, तो देखो अब इस केस में क्या होगा, हर एलिमेंट को किसी सिंगल से ही भरना है। तो आप तो एक तरह से ये देखो कि मेरे पास 3 चीजें हैं मान लो, और सामने 4 बंदे हैं, और इस तरह बांट रहे हैं कि एक को एक ही मिले, तो ऑब्वियसली 3 चीजें एक को एक ही मिले, मतलब ऐसा ना हो किसी को एक से ज्यादा मिले, ठीक है। तो 3 ही बंदों को मिल सकती है, 3 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकती ना किसी को, 3 से कम को मिल सकते हैं, अगर किसी एक को मैं 2 दे दूं, बट मैं चाहता हूं एग्जैक्टली एक ही मिले, तो सबको तो बट ही नहीं सकती। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऑब्वियसली सामने में से 4 में से कोई 3 लोग चूज करूंगा, कि जिसको मैं सोचूंगा कि इनको दे दो यार, इन गरीबों को दे दो, है ना। तो मैं कहूंगा 4 में से पहले 3 छांट लो, 4C3, अब उसके बाद 3 लोग 3 चीजें हैं, 3 फैक्टोरियल से 1 to 1 बांट दोगे, है ना। ऐसी चीज आपने करी है पीएनसी में, तो बस तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 1-1 के लिए इस m ज्यादा है तो m में से n लोग चुनोगे, क्योंकि वो 1 to 1 होने हैं, अब वो n और वो n, तो इंटू n फैक्टोरियल, ठीक। और मैनी वन क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली टोटल में से m की पावर n में से ये घटा दोगे तो वो आपके मैनी वन हो जाएंगे। अब ऑन टू इनटू की बात कर लेते हैं। अब मान लो इसमें ऑन टू फंक्शंस की बात करें, तो ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं कि इधर कोई छूटना नहीं चाहिए। तो देखो अगर मैं 1-1 बनाता हूं, सबको सबसे बनाता हूं, और क्योंकि इधर एलिमेंट ज्यादा है तो कोई ना कोई छूटेगा, और अगर मैं मैनी वन बनाता हूं, मान लो 2 को 1 से बढ़ा दो, ठीक, तब तो 1 से ज्यादा छूटेगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हुआ है ना, कि अगर इधर एलिमेंट ज्यादा है इधर कम है, आप कुछ भी कर लो, इनटू ही होगा, ऑनटू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनटू होने के लिए इस आदमी को, ये मान लो 4 लोग हैं, तो चारों पे अगर कोई ना कोई तीर लगना चाहिए, और 1-1 भी होता है तो उधर कम से कम 4 तो होने चाहिए आदमी जो तीर लगाए, अलग अलग भी है ही नहीं, और 4 से कम है तो लग नहीं सकते, और चाहे वो अलग अलग लगा दे तो भी नहीं लग सकते। और अगर मान लो इधर से 2 किसी एक को भिड़ गए तो इधर हम 1 से ज्यादा बच जाएंगे।
तो इस ऐसे केसेस में हमने बताया था ऑनटू फंक्शंस के 0 होते हैं, है ना, और इनटू सारे के सारे इनटू ही हो गए, वो m की पावर n इनटू हो गए। अब इधर आ जाओ, है ना, इसमें थोड़ा ऑनटू का लफड़ा है, उसको थोड़ा ढंग से समझ ले और याद भी रखें। ऑनटू फंक्शंस में इसमें करने का एक तो है फॉर्मूला, है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने, कि मान लो पहले मुंह फाड़ के मार दिया m की पावर n, फिर मान लो किसी एक को कुछ नहीं मिला, तो हमने वो केस घटा दिए MC1 कि किसी को कुछ नहीं मिला और बाकियों को मुंह फाड़ के मार दिया, है ना, तो कितने ऑप्शन है, m-1 की पावर n। भाई एक को कुछ नहीं मिला तो कोई एक चूज कर लिया, किसी को कुछ नहीं देना, इधर वालों में किसी एक को कुछ नहीं देना, MC1, फिर कितने लोग बचे m-1, इसके पास भी m-1 ऑप्शन, इसके पास भी m-1 ऑप्शन, इसके पास भी m-1 ऑप्शन, तो m-1 की पावर n हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें भी बहुत सारे केस इंक्लूड होंगे कि किसी में किसी को 2 को कुछ ना मिला हो, किसी को 3 को कुछ ना मिला हो, किसी को 4 कुछ ना मिला हो, तो वो केस इसमें भी थे और इसमें फिर आ गए। फिर हमने कहा कि चलो मान लो किसी को 2 को ना कुछ मिला हो, फिर हमने m-1 की पावर m-2 की पावर n, इस तरह से ये चलता रहेगा इस तरह, ठीक है, जब तक ये पॉसिबल है आप इसको चलाते रहो, इस तरह से इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज ये पीएनसी का पार्ट है, हमने आई होप वहां पढ़ा हो, ठीक है। या दूसरा ऑल्टरनेट वे क्या है, आप इसको पीएनसी में कैसे क्वेश्चन से कन्वर्ट कर सकते हो। आप तो ये सोचो कि मेरे पास n ज्यादा ना, 5 चीजें हैं, 3 लोग हैं, बांटनी तो सारी है ही क्योंकि कोई रखना तो है नहीं, क्योंकि इधर से कोई रख लोगे तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, बांटनी सारी है। इस प्रकार बांटनी है कि उधर वाला कोई सामने वाला जो है उसमें कोई खाली ना रह जाए, क्यों, क्योंकि अगर वहां कोई छूट गया तो वो इंटू हो जाएगा, ऑनटू नहीं होगा। तो ऑनटू बनाने के लिए उधर सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, चाहे कम से कम एक ही मिले। तो मेरे को क्या करना है, 5 में से इस प्रकार चीजें बांटनी है कि ईच गेट एटलीस्ट 1, ईच गेट एटलीस्ट 1, ठीक है ना। अब आपको पता है इसमें टोटल माइनस आप नन नहीं कर सकते, वो आइडेंटिकल वाले में कर देते हैं, है ना, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आपको वो ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला याद होगा कि आप केसेस बनाओगे कि 5 चीजों को 3 लोगों में बांटने के केसेस। तो जैसे मान लो 5 को 3 में बांटोगे तो कैसे कैसे कर सकते हो, एक को 3 दे दो, एक को 1 दे दो, एक को 1 दे दो, या एक को 2 दे दो, एक को 2 दे दो, 1 दे दो, फिर उनकी ग्रुपिंग करोगे, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो आप इस तरह से बस लिख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n different objects among n persons, obviously different है, such that each gets at least 1 object। तो ये अगर दिमाग में रखोगे कि ऑन टू निकालने का ये फंडा है, ऐसे केस में जब n ज्यादा है कि सबको बटना तो है ही, सामने से को बचना नहीं चाहिए और कम से कम एक मिलना चाहिए, इस प्रकार सारी चीजों को बांटना है, तो उसके जितने नंबर ऑफ तरीके हैं उतने ही नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे उन पे। तो पीएनसी में जैसे ही क्वेश्चंस करते हो वैसे कर लो, या ये रटा रटाया फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, खत्म हो जाएगी और समझ में आ जाएगी कहानी कहना क्या चाहिए, ठीक है। सो एग्जांपल इज, मान लो इधर n एलिमेंट है और इधर 2 ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, ठीक, और आपसे पूछ रहा है, और ऑब्वियसली जो n है मान लो n इज ग्रेटर देन 2 है ना, 2 से ज्यादा है, तो आपसे सारी चीजें पूछ रहा हूं मैं। तो अगर देखो 2 से ज्यादा, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर ज्यादा है, सिंगल सिंगल भी अगर मैं मिला दूंगा तो भी इधर बचेंगे जो इधर मिलाने पड़ेंगे, तो 1 1 तो बन नहीं सकते है ना। तो 1 1 फंक्शन इस केस में क्या है, 0 है, और मैनी 1 क्या है, सारे फंक्शन है। तो देखो इधर वाले के लिए हर एक के लिए 2 ऑप्शन, मान लो इधर ए और बी, इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, तो टोटल फंक्शंस की बात करें तो 2 की पावर है 1 1, मैनी 1 0 है तो मैनी 1 सारे के सारे हो गए। अब मैं ऑन टू की बात करूं तो हाँ जी, तो इसमें अपन ऐसे सोच सकते हैं ना कि टोटल में से वो केस घटा दो जो इनटू है। इनटू होने का क्या तरीका है, या तो सारे के सारे इससे चिपक जाएंगे या सारे के सारे इससे चिपक जाएंगे। तो अगर सारे के सारे इससे चिपकते हैं तो एक फंक्शन, और सारे के सारे इससे चिपकते हैं तो भी एक फंक्शन, तो 2 ही फंक्शन, 2 ही केस ऐसे हैं। उसके अलावा तो कुछ भी हो ऑन टू ही रहेगा क्योंकि ये कवर हो जाएगा। तो बस 2 की पावर n माइनस, सिंपल है, ठीक है। और मान लो चलो ये तो सर आपने दूसरे तरीके से कर दिया, ठीक है। या मान लो मैं क्वेश्चन दूसरा ले लेता हूँ जिसमें वो पिछले जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको अपन समझ पाए। जैसे इसमें 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, 5 है ना, और इसमें 4 है, 1 2 3 4, ए से बी, फंक्शन बनाने हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूं ऑन टू की, तो या तो फॉर्मूला लगा दो कि ये m है ये n है, मुंह फाड़ के बांट दिया, तो 4 की पावर 5 माइनस, फिर 4 में से कोई एक छोड़ दिया
फिर बचे हुए को 3 में बांट दिया, तो 4/7 × 3 के पावर 5। फिर मुंह फाड़ के 2 को छोड़ दिया, 4 में से कोई 2 चुन लिए, मुंह फाड़ में 2 में बांट दिया। फिर 4 में से कोई 3 को छोड़ दिया और मुंह फाड़ के सब में बांट दिया, 1 को ही दे दिया, बस 3 को छोड़ दिया, बाकी सब 1 को दे दिए, बस यही आएगा। इसके बाद तो कोई पॉसिबल नहीं है 1 की पावर 5। या तो ये फॉर्मूला लगा लो, या बेसिकली सोचो कि 5 थिंग्स, डिस्टिंक्ट थिंग्स distributed in 4 persons such that each one get at least one, such that each one gets at least one। तो आप सोचोगे 5 को 3 में बांटना कैसे कैसे बांट सकते हो, पहले तो ग्रुपिंग करोगे, या तो 3 या 1 या 1, या आप कहोगे 2 2 2, इसके अलावा कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है नहीं, तो पहले तो ग्रुपिंग कर दो। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, ये दो ग्रुप साइज एक जैसे इसलिए 1/2 फैक्टोरियल। इसकी ग्रुपिंग करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये दो ग्रुप जैसे इसलिए 1/2 फैक्टोरियल। ये तो मैंने अभी पैकेट बनाने के तरीके निकाल लिए। नाउ पैकेट बना लिए 3 पैकेट 3 4 बना दिए पैकेट, सॉरी ये 4 है ना, 4 है, 4। तो ग्रुपिंग करने के तरीके क्या होंगे, यही होगा बस 2 1 1 1, एक सबको देने के बाद एक ही बचेगा, एक बचेगा उसको दे दिया बस। तो ग्रुपिंग होगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 बार आएगा उसका क्यूब, और 3 ग्रुप साइज एक जैसे इसलिए 3 फैक्टोरियल। पैकेट बन गए, अब 3 चीजें 3 लोगों को बांट दी इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, सॉरी पैकेट बन गए तो 4 पैकेट 4 लोगों को बांट दिए इनटू 4 फैक्टोरियल, बस ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट 1 1 मैनी 1 1 2। बाकी आप पुराना अगर आप अच्छे से पढ़ के चलेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं लगेगा, सीधा देखेंगे तो थोड़ा आपको लग सकता है थोड़ा बहुत पेस में है ना, क्योंकि पुरानी चीजें इन्वॉल्व थी इसलिए अपन ने फटाफट खींच लिया। ठीक है, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।